हेलो कॉन्फैक्ट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो है आपका फाइनली हमने आई विल से आर्टिकल 78 तक हमने पूरा कंप्लीट कर दिया था। आज हम 78 के बाद जो है आपका नेक्स्ट आर्टिकल मतलब 79 से स्टार्ट कर रहे हैं। 79 से लेकर अगर मैं बोलूँ 122 तक जो है वो पार्लियामेंट के बारे में बता रखा है। 123 में ऑर्डिनेंस है जिसके बारे में मैंने प्रेसिडेंट में भी बताया था आपको ऑर्डिनेंस के बारे में, और फिर उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट होगा 124 से। तो कुल मिला के जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेजमेंट है पूरे के पूरे आई विल से हमारा जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसकी उसका सबसे बड़ा जो पटल है दैट इज़ संसद। तो बात आज संसद पे होने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक हम चलेंगे। साथ में किस तरीके से चीज़ें बनाई गई है, किया गया है, बाइफरकेशन, वो सारी चीज़ों को समझेंगे, हम देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले क्या है आर्टिकल, देखो हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, पार्लियामेंट के बारे में। एंड यू नो द पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री। ये जो है सबसे जो है आपका इम्पॉर्टेंट बॉडी है जो हमारे आई विल से कि मतलब सेंट्रल लेवल पे जो है लॉ को बनाती है पूरे देश के लिए। पार्लियामेंट जो है आपका, इसके बारे में आज हम समझने वाले हैं, जिसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक जो है डिटेल में बता रखा है इसके बारे में। आर्टिकल 79 से लेकर अगर 122 के बीच में अगर हम देखेंगे कैसे कैसे बाइफरकेशन हो रखा है, क्या क्या चीज़ें पार्लियामेंट के अंदर इंपॉर्टेंट होती है, सारी बातों को हम समझेंगे डिटेल में। और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि इस देश को समझना चाहते हैं तो इस देश के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को समझें, और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में कानून कैसे बनते हैं, कैसे तैयार होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है आपको पार्लियामेंट के अंदर समझ में आ जाएगा। साथ में जो है ये जो सारी व्यवस्था है ये सेम व्यवस्था आपकी स्टेट पे भी लागू होती है। मतलब स्टेट के अंदर भी जो है लगभग बिल्कुल इसी तरीके से जो है आपका कानून जो है वो पास करने का तरीका जो है आपका स्टेट के लेवल पे भी है, राज्यों के स्तर पे भी है। तो यहाँ अगर आपको समझ में आ गया कि पार्लियामेंट कानून कैसे बनाता है तो आपको नीचे भी समझ में आ जाएगा कि पार्लियामेंट कानून कैसे बनाता होगा। पार्लियामेंट जो है बेसिकली अगर हम बात करें, जो पार्लियामेंट शब्द है बेसिकली ये पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट हमने लिया था ब्रिटेन से। ये जो वर्ड है ये हमने लिया था कहाँ से, ब्रिटेन से। लेकिन ब्रिटेन ने भी इसको जो लिया था वो लिया था आपका फ्रांस से। फ्रांस के अंदर आपने सुना होगा पार्लियामेंट। तो ये जो पार्लियामेंट बेसिकली जो है वो पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट से ऑरिजिनेट हुआ, और जो ऑरिजिनेट हुआ वो कहाँ से हुआ, फ्रांस से। तो फ्रांस से ब्रिटेन ने लिया और ब्रिटेन इसे पॉपुलराइज किया ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आज देखेंगे पार्लियामेंट जो है वो लगभग दुनिया के हर कोने के अंदर जो है फेमस है ही है, जो कुछ भी है। इसके अंदर जो व्यवस्था है वो व्यवस्था ऐसा नहीं है कि भारत जो है वो पहले जानता नहीं था। दुनिया का सबसे पहला महाजनपद अर्थात लोकतंत्र जो है वो कहते हैं कि आपका बिहार में पैदा हुआ। लिच्छवी गणराज्य के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आप उसके बारे में पढ़ेंगे। वैशाली के जनपद में जो है एक जनपद आप कह सकते हैं कि मतलब आपका जो है लिच्छवी का भी है, लिच्छवी गणराज्य के बारे में। तो वहाँ पे भी आप पढ़ेंगे इसके बारे में कि किस तरीके से वहाँ पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी कि अगर राजा से मिलना होता था तो रात के अगर किसी भी पहर में, अगर आप चाहे रात तो छोड़िए किसी भी पहर में अगर आप राजा से मिलते हैं तो वहाँ पर जो है एक घंटी बाहर लगा रखी होती थी और उसको बजाने के बाद जो है आप जो है राजा से जाकर मिल सकते हैं। तो एक कहते हैं ना कि राजा का हमेशा जनता के लिए जो है अवेलेबल रहना, प्लस जो है सेवा का भाव जो है राजा के अंदर अपनी जनता के प्रति होना, ये सब बहुत पहले से ही भारत के मूल्यों के अंदर समाहित थे। किंतु अगर इस नए शब्द को देखें तो इस नए शब्द के अनुसार हमारे देश में क्या कैसे ऑरिजिनेट हुआ ये सब चीज़ें, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर आई विल से। पार्लियामेंट जो है वो बेसिकली वर्ड हमने बताया कि आपको फ्रांस से हमने जो है लिया, हालांकि ब्रिटेन हमारे पास लेके आया, लेकिन सॉरी मतलब कि हमने ब्रिटेन से लिया, ब्रिटेन ने फ्रांस से लिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अंदर जो है आपका टोटल जो है आपका पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं। पार्लियामेंट जो होते हैं, पार्लियामेंट के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट होता है दैट इज आपका मैं कहूँगा प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के बाद जो है आपका कह सकते हैं 2 पार्ट, दैट इज इधर आपका अपर हाउस जिसको हम कहते हैं राज्यसभा, उसको एक चीज़ और कही जाती है दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और दूसरी साइड अगर हम देखेंगे तो दैट इज वी विल नो लोअर हाउस, और हम इसे कहते हैं लोकसभा, या हम इसे कहते हैं आपका हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल।
तो ये जो है आपका 3 हमारे पास जो है 3, एक ये और एक ये 3 हमारे पास हाउस होते हैं, सॉरी 3 हमारे पास पार्ट होते हैं और 2 हमारे पास हाउसेस होते हैं। ठीक है जी, ओके। पार्ट हमारे पास कितने हैं पार्लियामेंट के? 3 और हाउसेस जो हमारे पास है वो है 2। ऑरिजिनेट जो ये वर्ड हुआ है वो कहाँ से हुआ है? ब्रिटेन, मतलब कि ब्रिटेन ने हमारे पास लेके आया। और ब्रिटेन कहाँ से लेके आया? फ्रांस से लेके आया इस पार्लियामेंट शब्द को उठाकर। उसके बाद अगर हम देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कैसे सजाया गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट जो है, इसके बारे में बता रखा है आपका आर्टिकल 79 के अंदर। इसमें यही सब बातें बता रखी है कि हमारे पास 3 पार्ट है, 2 हाउसेस हैं, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद जो है राज्यसभा के बारे में जो है, राज्यसभा के बारे में बता रखा है आपका आर्टिकल 80 में। और लोअर हाउस के बारे में, मतलब लोकसभा के बारे में बता रखा है आर्टिकल 81 में। ठीक है जी, दैट इज। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर कैसे कैसे जो है आपके सीट्स डिवाइड किए गए, ये सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। बट या दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ यू। ये स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट का। सबसे ऊपर प्रेसिडेंट, फिर अपर हाउस, लोअर हाउस। अपर हाउस को राज्यसभा भी कहते हैं, लोकसभा भी कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है और हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर हम देखेंगे ये हमारा जो सिस्टम है बिल्कुल हमने ऑलमोस्ट हमने कॉपी किया हुआ है आपका ब्रिटेन से। हमने इस चीज़ को ब्रिटेन से जो है हमने इस पूरे मॉडल को जो है एडप्ट किया है। और इसमें आप देखेंगे कि जैसे ब्रिटेन के अंदर हम देखें तो यहाँ पे हो जाता है आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो गया आपका, और इधर वाला जो है दैट इज आई विल से ये इसको या पार्लियामेंट तो पूरा स्ट्रक्चर ही है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्लस क्या कहते हैं आपका जो है ये आप कह सकते हैं हाउस ऑफ कॉमन भी कहा जाता है इसको। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली जो है वो आपका आई विल से अमेरिका के अंदर है। हाउस ऑफ कॉमन्स जो है मेरे हिसाब से शायद जो मैं बोलूँ आपको, ये आपका जो है लोकसभा, ये ब्रिटेन के अंदर पाया जाता है। और ये आपका हो गया काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये यहाँ पे भी है, ब्रिटेन में भी है। यही व्यवस्था जो है आपकी कहाँ पर अमेरिका के अंदर जो है इसको सीनेट कहा जाता है। तो ये सारी व्यवस्था आप देखेंगे लगभग जो है सेम क्या कहते हैं जो है पाई जाती है ब्रिटेन के अंदर भी, और अमेरिका में भी ऑलमोस्ट सेम ही है। बस वहाँ पे ये है कि प्रेसिडेंट जो है वहाँ पे हेड होते हैं, जो मेन जो रियल पावर जिनके हाथ में होती है प्रेसिडेंट के पास होती है, और हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री। ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री है, बट और भी जगह है, जैसे मैंने कहा प्रेसिडेंट के अंदर वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। आपका जो डेमोक्रेटिक मोनार्की पाई जाती है कहाँ पे? ब्रिटेन के अंदर। वहाँ पे डेमोक्रेसी का हेड जो है, जो सरकार का जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है, वो तो आपका खैर प्रधानमंत्री है, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट जो है वहाँ पर रानी है, ठीक है, क्वीन है। और बाकी यहाँ पर हमारे इंडिया में क्या है कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो कौन है? प्रेसिडेंट है। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो आपके कौन है? दैट इज प्राइम मिनिस्टर। तो दिस इज द बाइफर्केशन यू विल फाइंड आउट। अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे सीट का एलोकेशन किया गया है इंडिया के अंदर। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, मतलब हमारे लोअर हाउस और अपर हाउस के अंदर। तो यहाँ पे हम देखेंगे आर्टिकल, सबसे पहले किसको देखें? आर्टिकल उसी हिसाब से चलते हैं जिस हिसाब से ये सारा का सारा दे रखा है। आर्टिकल चलते हैं हम, आई विल से 79 से स्टार्ट करते हैं। ये पहले मैं आपको लोकसभा का बताता हूँ। देखो, लोकसभा और राज्यसभा जो है वो आपकी स्टार्टिंग जो होती है वो आपकी स्टार्टिंग होती है 1952 के अंदर। ठीक है जी, 1952 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शुरुआत मानी जाती है। लोकसभा के अंदर टोटल जो है टोटल जो यहाँ पे सीटों की संख्या है, वो टोटल संख्या जो है वो आपकी है 552 सीटों की संख्या यहाँ पर जो है बताई गई है लोकसभा के अंदर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और उसको कैसे बताया गया? उसको बताया कुछ इस तरीके से गया है। देखिए, अब तो खैर 552 क्या बोलो, तो 550 है, क्योंकि 2 इसमें एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, तो एंग्लो इंडियन को तो खैर अब खत्म कर दिया गया। तो आप देख रहे थे टोटल 550। इसमें क्या है कि 2 तरह से डिवाइड किया गया है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है, अगर पूछा जाए मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है आपका, और जो आपका रियल स्ट्रेंथ जो है हमारे पास, रियल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो हमारे पास जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो हमारे पास है दैट इज आई विल से 550। आप यहाँ से हटा लें, यहीं लिख लें। टोटल जो हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 550 है, और जो हमारे रियल और करंट स्ट्रेंथ हमारे पास अभी पड़ी हुई है दैट इज 543।
543 बेसिकली क्यों है, क्योंकि 543 इसलिए है कि इसमें से जो 7 सीटें हैं वो 7 सीटें इसलिए कम हो रखी है क्योंकि ये 7 सीटें हमारी पीओके के अंदर है। जिस दिन आप में से कोई जाएगा, कभी कोई देश के पार्लियामेंट के अंदर बैठेगा, इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आप जैसा कोई बैठेगा जो समझेगा, समझते तो सभी हैं, लेकिन हाँ एक सिचुएशन हमारे फेवर में होगी तो पीओके को जो है जो आप लेके आएंगे तो ये 7 सीटें जिसका जो कि मेंशन तो है हमारे मैक्सिमम स्ट्रेंथ के अंदर, लेकिन अभी उन 7 सीटों पे चुनाव नहीं होता, वो तब होगा जब पीओके से हम उसे ले आएंगे। पीओके हम ले आएंगे तो वो 7 जो सीट है वो कहाँ पे पीओके के अंदर होगी और वहाँ पे इलेक्शन होंगे और उन जगहों से भी हमारे जो है लोकसभा के सदस्य चुनकर आएंगे। तो दैट इज 7 सीटें हमारी वहाँ पर जो है बची हुई है। और उसके बाद क्या है, इस आपका जो है 543 में अगर हम देखेंगे बाइफर्केशन में, तो 543 देखो जैसे कि आपका यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें कहा गया 550 में से जो है स्टेट्स के लिए हमने छोड़ दिया इसमें 530 सीटें। 530 सीटें जो हैं उस पर स्टेट्स में चुनाव लड़ा जाएगा और यूटीज़ के अंदर बता रखा है, जिन यूटीज़ के अंदर आपका आई विल से यूटीज़ के अंदर जो है टोटल 20 सीट्स जो है यहाँ पर एलोकेट की गई है, तो टोटल 50 हो गई। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो किस तरीके से है, 543 में 530 तो आपका जो है स्टेट के लिए है, स्टेट्स के लिए हमारे पास कितनी है 530 है, 530 सीटें। और यूटीज़ के लिए अगर हम बात करें तो यूटीज़ के लिए यहाँ पर कितनी सीटें, 13 सीटें हैं, ठीक है ध्यान रखें कितनी सीटें हैं, 13 सीटें आपकी यूटीज़ के लिए, ठीक है ध्यान रखेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आपका इलेक्टेड में, जैसे मैंने आपको बताया कि 500 देखो यहाँ पे स्टेट्स में कितनी 530 है और यूटी में कितनी है 20 है। यहाँ पर क्या कहते हैं रियल वाले में देखिए तो 530 स्टेट को दिया गया और 13 किसको दिया गया, यूटी को दिया गया। और आप देखेंगे कि यूटी में भी सबसे ज़्यादा जो है अगर हम रियल वाले में चले तो इसमें 530 में तो इसमें पूरे में इलेक्शन होते हैं, और इस 13 वाले में जो इस वाले में जो आपका होता है, इस वाले के अंदर क्या है आप देखेंगे इसके अंदर 6 जो है वो दिल्ली ले जाता है, 7 दिल्ली के पास 7 जो है लोकसभा की सीटें हैं और बाकी जो अदर्स हैं उनके पास 6 आपकी जो है लोकसभा की सीटें हैं, बाकी सारी यूटीज़ के पास। तो ये बाइफर्केशन जो है वो हमारा किसका है, ये हमारा है लोकसभा के अंदर। टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है 550, रियल में अभी हमारे पास कितनी है 543, स्टेट्स को कितना दिया गया है 530, यूटी को कितना दिया गया 20, स्टेट्स को अभी रियल में कितनी मिली हुई है 530 ही मिली हुई है, यूटी को जो है वो आपकी 20 नहीं मिली 13 मिली हुई, क्योंकि मैंने 7 बताया आपको कहाँ पे जम्मू कश्मीर में अभी तक बची हुई है वहाँ पे, और जम्मू कश्मीर यूटी है हमारी। उसके बाद 13 में से जो है दिल्ली को 7 दिए गए और अदर्स में कितने दिए गए 6 दिए गए। इस तरीके से आपका जो है लोकसभा के अंदर जो है सीटों का बाइफर्केशन हुआ है, राइट ध्यान रखेंगे। ये आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल आपका 81 है, ठीक है ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में देखेंगे क्या सीन है। ये हो गया लोकसभा। अब राज्यसभा के अंदर अब देखते हैं हम क्या है। राज्यसभा का आर्टिकल जो है वो आर्टिकल आपका 80 है, ठीक है जी। इसके अंदर भी यही है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है दैट इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ। और जो रियल स्ट्रेंथ है हमारे पास, या यूँ कह लो कि आप जो करंट में हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम जो है वो आपकी 250 है और रियल में जो हमारे पास अभी है 245 है। 5 पे अभी हम जो है इलेक्शन नहीं करते हैं। इस 250 में से क्या किया गया, 238 को बाइफरकेट किया गया, 238 और 12। ये 238 कौन से इलेक्टेड हैं, जिनको हर राज्यों से जो है चुनकर भेजा जाता है, और 12 जो है वो नॉमिनेटेड है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, आपके साइंस, आर्ट, लिटरेचर और किसी भी सोशल एक्टिविटी या सोशल कैटेगरी सेक्टर से अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जो अपने आप में जो है काबिल तारीफ़ है, तो हो सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है आपको क्या कर सकते हैं, आपको नॉमिनेट करके भेज सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सचिन तेंदुलकर को मौका मिला हुआ है राज्यसभा के अंदर। अमिताभ बच्चन को भी मेरे हिसाब से एक बार राज्यसभा की सीट मिली थी। आप देखेंगे क्या नाम है आपका, जावेद अख्तर जी को भी जो है वो राज्यसभा में जो है जाने का मौका मिला। और भी काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे आपका सुधांशु त्रिवेदी हैं, काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं, जो है आपका इतिहास में या दर्शन में उनकी काफ़ी अच्छी रुचि और जानकारी दोनों दिखती है, तो इसके तहत जो है उनको भी भेजा गया। उसके बाद अभी देखेंगे हाल ही में, बाकी तो खैर पॉलिटिकली भी जाते हैं कई लोग, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन कई सारे लोग इस आधार पे भी जाते हैं। हालांकि सुधांशु त्रिवेदी को शायद सुधांशु त्रिवेदी को शायद भारतीय जनता पार्टी ने ही भेजा है। वो राजनाथ सिंह के एक टाइम के एडवाइज़र रह चुके हैं पहले के ज़माने में, मतलब पहले के टाइम में, तो आई थिंक मुझे लगता है कि उनको शायद जो है वहीं से भेजा गया था, सॉरी वहाँ उनको क्या कहते हैं बीजेपी ने भेजा था। अदरवाइज अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग, जैसे मैंने आपके सामने अभी नाम लिया, इन सबको राज्यसभा से जो है भेजा गया है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भेजा गया है, ठीक है।
उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम देखेंगे, जैसे मेरे हिसाब से रंजन गोगोई को भी भेजा गया है, रंजन गोगोई को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ही जो है नॉमिनेट किया था, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं ऑलमोस्ट यू विल फाइंड आउट कि 12 जो मेंबर्स है वो कहाँ से, आपका साइंस, लिटरेचर और आपका जो है आपका लिटरेचर में हो गया, साइंस में हो गया, आर्ट में हो गया और सोशल वर्क में हो गया। इन सब फील्ड से जो है भेजा जाता है 12 को। लेकिन रियल में अभी हमारे पास कितने, हमारे पास जो है सिर्फ 233 जो है वो राज्यों से भेजे जाते हैं, 5 कम। क्यों? तो 5 जो कम है वो कौन से हैं? वो आपके वही जो है दैट इज आई विल से कि जो लोग जो है मतलब कि आपका पीओके के अंदर जो अभी हमारे 5 राज्यसभा की सीटें हैं उसके अंदर बाइफर्केशन इसका होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे जी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद अगर बाकी जो 12 बचेंगे यहाँ पे 12, तो वही है, यहाँ पर भी क्या है, ये जो है 233 इलेक्टेड है और यहाँ पे जो है ये नॉमिनेटेड हो गए। इनको नॉमिनेट करते हैं कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये रियल वाला है ये। तो टोटल वही वाली बात, राज्यसभा में कितनी स्ट्रेंथ है टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ बोली गई है 250 होनी चाहिए। 238 इलेक्टेड होंगे, हर राज्य से आएंगे, स्टेट से आएंगे। और ये जो है वो कौन से होंगे? राज्य और प्लस यूटी से, दोनों से। और ये जो है आपके 12 जो है नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन एक्चुअल में इलेक्टेड कितने आते हैं स्टेट्स और यूटी से? 233 आते हैं। अब फिर वही वाली बात, 5 कहाँ गए? तो 5 गए पीओके के अंदर। और जो बाकी 12 बच गए इनको कौन करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेंगे। किस फील्ड से? साइंस, आर्ट, लिटरेचर और आपका सोशल वर्क की फील्ड से। तो ये जो है बाइफर्केशन है आपका राज्यसभा के अंदर, ये है आर्टिकल 80 के अंदर। तो दिस इज व्हाट आर्टिकल 80, आर्टिकल 79 में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 80 के अंदर क्या है? राज्यसभा के बारे में बता रखा है कि कंपोजिशन कैसे बना रखी है। और आर्टिकल 81 के अंदर कंपोजिशन ऑफ लोकसभा के बारे में बता रखा है। तो ये 3 आर्टिकल इसके अंदर जो है ये स्ट्रेंथ को डिवाइड किया गया है। आप इसको ध्यान से समझेंगे। क्वालिफिकेशन की बात अगर हम कर ले एक बार, एक टाइम के लिए शुरुआत हम राज्यसभा से कर लेते हैं, काम करते हैं। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो देखो, आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है भाई। सबसे पहली चीज़ तो यही है ना कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। आप सिटीजन ऑफ इंडिया ही नहीं है तो फिर कैसे बनेंगे आप जो है राज्यसभा के मेंबर? दूसरे क्या है? दूसरा आपका जो है राज्यसभा के मेंबर में जो है दूसरे बन जाएंगे आपके, दैट इज़ व्हाट, राज्यसभा के मेंबर जो है जिनकी जो एज होती है वो 35 ईयर्स होती है और प्लेस ऑफ प्रॉफिट जो है आपने कोई ऑक्यूपाई ना कर रखा हो। तो ये 3 मेन कंडीशंस होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपका राज्यसभा, लोकसभा के अंदर अगर हम देखें, लोकसभा के अंदर जो क्वालिफिकेशन है वो क्या बता रखी है? लोकसभा के अंदर क्वालिफिकेशन में बता रखा है आपका दैट इज़ कि वही सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 25 ईयर्स एज होना चाहिए वहाँ पे, सिर्फ 25 ईयर्स एज। और यहाँ और प्लस जो है प्लेस ऑफ प्रॉफिट जो है वहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया, मैं पूछना भूल गया था। लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों का फॉर्मेशन क्यों हुआ? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देखो जी, ये जो देश है, ये देश किससे चलता है? ये जो देश है, ये देश इसको चला कौन रहा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि हम ही जो है लोगों को भेजते हैं इसके अंदर आपका चुनकर, इलेक्ट करके। लेकिन लोकसभा के अंदर हम इलेक्ट करके भेजते हैं, ये तो समझ में आता है। राज्यसभा की क्या जरूरत है? राज्यसभा के अंदर तो हम वोट नहीं डालते, वहाँ पे तो विधायक लोग वोट डालते हैं। विधायक लोग वोट डालकर जो है राज्यसभा के अंदर सांसद भेजते हैं। ध्यान समझेंगे प्रोसीजर क्या है। देखो, लोकसभा के अंदर बेसिकली फंडा क्या है? लोकसभा के अंदर वो सारे लोग जाते हैं जिन लोगों पे जो है देश के लोगों को भरोसा होता है कि हाँ ये अंदर जाकर हमारे जो है मुद्दे उठाएंगे। आप हर कोई जो है अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो लोकसभा के प्रत्याशी होते हैं उनको वोट देते हैं और वो वोट पाने के बाद बहुमत में अगर वोट पाते हैं तो वो जीतते हैं और उसके बाद जो है वो लोकसभा के अंदर बैठते हैं। लोकसभा जो कानून बनाती है वो पूरे देश के ऊपर एक जैसा लागू होता है, यूनिफॉर्म पूरे देश में एक जैसा कानून लागू होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे देश की लोकसभा राज्यसभा ने या लोकसभा ने ये कानून पास किया कि भाई सिटीजनशिप जो है हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का जो है आधा, मतलब कि हमारे पास कॉन्सेप्ट रहेगा। हम अमेरिका की तरह डुअल सिटीजनशिप नहीं रखते हैं कि अमेरिका के हर स्टेट में अगर आपको एंट्री करनी है तो वहाँ की भी सिटीजनशिप लो प्लस पूरे देश की भी अमेरिका की लेनी पड़ेगी आपको, तो वो हमारे यहाँ पर नहीं है। हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है। आप देश में, दिल्ली में अगर आपने जो है पहचान पत्र बनवाया था, आप केरल में भी चले जाएंगे तब भी आप भारत के नागरिक हैं, तब भी आपको जो है आपको किसी चीज़ के लिए नहीं रोका जाएगा या आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप कहाँ के नागरिक हैं क्या, अगर आपने वहाँ पहचान पत्र दिखा दिया तो बात खत्म।
पूरे देश में एक जैसा कानून लगे। अब ऐसा ना हो कि भाई हम जो है यहाँ पर दिल्ली में सीआरपीसी लगाते हैं और सीआरपीसी के अंदर जो है वो प्रोसीजर अलग है और आपका जो है केरल में सीआरपीसी जो है उसका प्रोसीजर अलग है। नहीं, पूरे देश में एक जैसा सीआरपीसी, एक जैसा सीपीसी, एक जैसा आईपीसी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश में एक जैसा, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पूरे देश में एक जैसे। तो ये हम लोकसभा के अंदर जिन लोगों को भेजते हैं वो जो भी कानून बनाते हैं वो पूरे देश के अंदर जो है एक समान और एक जैसा लागू होता है दोनों जगहों पे। ये तो सर पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट है, ये तो हमें समझ में आया कि पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी को बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें राज्यसभा के अंदर, तो राज्यसभा का क्या कॉन्सेप्ट है? राज्यसभा आखिर क्यों बनानी पड़ी? भाई हम 2 ही सदन क्यों लेके चले? फिर हम एक सदन में भी तो काम कर सकते थे। हम एक सदन के अंदर जो है अपने लोगों को चुनकर भेज सकते थे लोकसभा के अंदर, और वो जाकर वहाँ पर क्या करते, जो कानून बनाते वो पूरे देश पे एक जैसा लागू होता। लेकिन राज्यसभा की क्या जरूरत पड़ेगी? फिर राज्यसभा का बेमतलब का खर्चा क्यों करना पड़ रहा है? राज्यसभा के अंदर जो है हमें बेमतलब में सांसदों को क्यों भेजना पड़ रहा है? आखिर ऐसी क्या चीज़ होगी, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ेगी कि राज्यसभा को हमें लाना पड़ा? लोकसभा का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि सर लोकसभा जो कानून बनाए वो पूरे देश में एक जैसा लागू हो, जिससे कि पूरे देश में कानून व्यवस्था एक जैसी हो और प्रशासन को जो है कानून को प्रतिपादित करते हुए या उसे लागू करते हुए जो उन्हें कठिनाई ना हो, उन्हें दिक्कत ना हो, उन्हें इन्फोर्स करने में। तो ये तो समझ में आता है, लेकिन व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड द राज्यसभा फॉर्मेशन? राज्यसभा के फॉर्मेशन में क्या लॉजिक है? देखो राज्यसभा, अब एक एग्जाम्पल के लिए, मैं एक एग्जाम्पल के लिए, कोई अच्छा सा एग्जाम्पल दिमाग में आ नहीं रहा, बट मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। भारत सरकार में लोकसभा के अंदर एक कानून बनाया, उसने कहा कि पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ पे भी सेब होते हैं वो सारे के सारे सेब जो है आप लोग उगाएंगे और वो सारे के सारे सेब जो है इकट्ठा करके आप किसको देंगे? केंद्र को देंगे। केंद्र उस सारे सेबों को इकट्ठा करेगा और बाद में उसको बेचेगा और उससे जो इनकम जनरेट होगा वो पूरे के पूरे सारे राज्यों में क्या करेगा? एक समान सबको बांट देगा, सबको एक समान जो है इक्वली सबको पैसा बांटेगा। देखो हम इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं जी, हम जो है समानता को जो है, समता को जो है लागू करने में हम जो है हम उसके पक्षधर, हम लागू करने की कोशिश में है। अब एक बात बताओ कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर सेब उगते हैं? क्या बिहार के अंदर सेब उगते हैं? क्या मध्य प्रदेश के अंदर सेब उगते हैं? और उगते भी हैं तो क्या उतने ज़्यादा उगते हैं जितने कश्मीर के अंदर उगते हैं? कश्मीर सबसे ज़्यादा सेब उगा कर देगा आपको, लेकिन जब इनकम की बात आएगी तो इनकम आप सबको इक्वली बांटोगे। तो उत्तर प्रदेश जो कि सेब नहीं उगा रहा लेकिन फिर भी सेब की इनकम लेके जाएगा, और जम्मू कश्मीर जो बहुत सारा सेब उगा रहा है लेकिन फिर भी उसको उतनी इनकम नहीं मिलेगी। समझ रहे बात को आप? तो किसी एक राज्य को तो आपने नुकसान कर दिया। आपने पूरे देश के अंदर एक जैसा कानून लगाया, किंतु उसकी वजह से एक पर्टिकुलर राज्य को तो नुकसान हो गया। और हमारे देश के अंदर हर राज्य एक जैसी स्थिति में नहीं है। समंदर के जितने भी राज्य हैं उन सारे के सारे राज्य, जैसे हमारे पास जितने भी उड़ीसा से, बंगाल से लेकर, उड़ीसा से लेकर, आंध्र प्रदेश से लेकर आपका जो है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका, महाराष्ट्र और आपका जो है गुजरात, ये सारे स्टेट जो है हमारे किससे लगे हुए हैं? समंदर से लगे हुए हैं। इन सारे स्टेट को जो है हर साल लगभग बाढ़ की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हर साल कोई ना कोई तूफान जो है इनके तटीय जो आपके जो क्षेत्र हैं उन सारे क्षेत्रों के अंदर जो है आवासों को उजाड़ देते हैं, बिगाड़ देते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसा होना चाहिए कानून की, कुछ इन लोगों को थोड़ी सी तवज्जो ज़्यादा देनी चाहिए? नॉर्थ ईस्ट को हम चाहते हैं डेवलप करना, वहाँ पे जो है आदिवासी समाज जो है उसको हम चाहते हैं कि और बेहतर तरीके से जो है मेन स्ट्रीम इंडिया के साथ जोड़ना। तो आपको नहीं लगता कि उन राज्य के लोगों की आवाज़ को थोड़ा सा और ऊपर बेटर तरीके से लेके आना चाहिए? लेकिन आप जो लोकसभा में कानून पास कर रहे हैं वो पूरे देश में एक जैसा पास कर रहे हैं। तो ऐसे में इक्वालिटी तो कायम हो जाएगी, लेकिन सर इक्वालिटी में क्या होगा? जो ऑलरेडी ऊपर था आप उसको थोड़ा बेनिफिट देंगे, वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा, और जो बिल्कुल नीचे था उसको थोड़ा बेनिफिट देंगे, वो भी थोड़ा ऊपर आ जाएगा। लेकिन इक्वालिटी तो फिर भी नहीं हुई। इक्वालिटी तो तब होगी ना जब आप ये जो बड़े राज्य हैं इनको आप एक समान दे रहे हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा ज़्यादा दे रहे हैं तो ये बराबर में आएंगे। यही तो है ना लेवल प्लेइंग फील्ड। इसी को तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड। हम अपने देश के जो निम्न जाति के लोग हैं, जो अति पिछड़े लोग हैं, हम उनको क्या करना चाहते हैं? हम जो है उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहते हैं, जिससे कि वो जो उच्च जाति के लोग हैं या जो समृद्ध लोग हैं उनके साथ आकर बराबर में खड़े हो सके। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात तो हम यही करते हैं ना। तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगा राज्यों को? जो राज्य जो है वाकई में उस तरह की स्पेसिफिक सिचुएशन से फाइट करता है। तो राज्यों की आवाज़ को उठाएगा कौन? राज्यों की आवाज़ को ऊपर लेके आएगा कौन? तो राज्यों की आवाज़ को उठाने के लिए जो है हमारे देश में जो है एक और सदन का निर्माण किया गया, एक और जो है हमारे यहाँ पे सभा बनाई गई जिसका नाम रखा गया दैट इज राज्यसभा। तो राज्यसभा जो है वो क्यों आया? राज्यसभा आया राज्य विशेष की समस्याओं को और उनके अंदर जो है जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको उजागर करने के लिए जो है
आपका राष्ट्रीय स्तर पे जो है एक सभा बनाई गई जो राज्यों की आवाज़ को उठाता है। ठीक है जी। और इसलिए देखेंगे आप लोकसभा के अंदर कौन से लोग होते हैं जो जनता के द्वारा चुनकर भेजे गए होते हैं, लेकिन राज्यसभा के अंदर क्योंकि हर किसी को राज्य के स्तर पर नहीं पता होता ना, या इसमें कैसे लोग चाहिए, इसमें ऐसे लोग चाहिए जो लोग जानकारी रखते हो, जो शिक्षित लोग हो, जो पढ़े लिखे लोग हो, सब कुछ। तो आप देखेंगे राज्यसभा में ज़्यादातर कौन से लोग जाते हैं, पढ़े लिखे लोग जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा लोकसभा में नहीं जाते, लेकिन राज्यसभा के अंदर अगर देखेंगे कंपैरेटिवली जो है ज़्यादा लोग पढ़े लिखे जानकार लोग जाते हैं जो राज्य की समस्याओं को बहुत गहराई से समझते हैं, उसको वहाँ पर रखते हैं, समझ रहे। जिससे कि राज्य जो है, अब हम कोई कानून ऐसा बना रहे हैं, जैसे मान लो वही, जैसे आप देखेंगे अभी 5 अगस्त 2019 से पहले जितने भी कानून देश में बनते थे, वो सारे कानून में प्रोविजन क्या होता था, आर्टिकल 2 में या आर्टिकल 1 में क्या प्रोविजन होता था, दिस एक्ट शेल अप्लाई टू द होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। हम जम्मू एंड कश्मीर को क्यों तवज्जो देते थे इतना, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो थोड़ा सा सेंसिटिव जोन है हमारा। तो हमने कहा कि जम्मू और कश्मीर को जो है थोड़ा सा वरीयता हमने ज़्यादा दे रखी है, थोड़ा स्पेशल स्टेटस हमने प्रोवाइड कर रखा है, तो उसके स्पेशल स्टेटस का ध्यान रखा जाए। हम जम्मू कश्मीर को चाहते हैं कि वहाँ की जो आवाम है उसको वो खुद अपने आप को बेहतर तरीके से डेवलप करे कश्मीर को, और फिर उसके बाद जो है वो मेन स्ट्रीम इंडिया के साथ आके मिल जाए। इसलिए हमने जो है जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया था ना, कि एक बार उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए और उसके बाद वो मेन स्ट्रीम इंडिया के साथ अपने आप को जोड़ने में महसूस कर सकें कि हाँ हम जोड़ सकते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया था, हमने उस एक राज्य को स्पेशल जो है प्रावधान दिए थे। तो यही सब तो चीज़ें हैं कि कुछ राज्यों की अलग अलग ज़रूरतें हैं, कुछ राज्यों के अलग अलग पोटेंशियल्स हैं, और उन ज़रूरतों उन पोटेंशियल्स को देखने के लिए जो है उनके लिए एक सदन तो होना जरूरी है ना। दैट इज़ वाई वी हैव द राज्यसभा आर्टिकल 80। आई होप कि आपको समझ में आ गया वो कॉन्सेप्ट क्या है आपका राज्यसभा के लाने। लोकसभा जो कानून बनाएगा वो पूरे देश में एक जैसा लागू होगा। राज्यसभा कहेगा कि सर जी आपने ये जो कानून बनाया है तो बहुत अच्छा कानून है, लेकिन सर दिक्कत हमारे राज्य के अंदर है, हमारे राज्य में इसको लेकर थोड़ी दिक्कत हो सकती है सर, क्योंकि हमारे राज्य के अंदर सिचुएशन अलग है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया आपका लोकसभा राज्यसभा, इसके बारे में क्वालिफिकेशन मैंने आपको दोनों की बता दी कि भाई क्या क्वालिफिकेशन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद भी बहुत कुछ है, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो मैं आपको और कुछ भी बताऊंगा, डोंट वरी, काफ़ी कुछ है अभी बताने के लिए। ठीक है जी। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, दैट इज़ व्हाट, कि आपका जो है ये जो है अपने आप में राज्यसभा जो है परमानेंट हाउस है, और लोकसभा जो है वो हर 5 साल में क्या करती है, जनता के पास दोबारा जाती है। लोकसभा के सारे सांसद दोबारा जाते हैं जनता के बीच में, और जनता से जाकर क्या करते हैं, जनता से जाकर जो है फिर से एक कॉन्फिडेंस लेते हैं, फिर से वोट मांगते हैं कि हमने जो 5 साल पहले काम किया है वो आपको पसंद है तो कृपया हमें दोबारा चुने और हम दोबारा जाएंगे। तो लोकसभा के अंदर ऑब्लिगेशन है, लोकसभा के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि हर 5 साल में जाकर वोट मांगने पड़ेंगे लोगों से जाकर, और काम दिखाना पड़ेगा कि हमने क्या काम किया, उसी काम के आधार पर लोग जो है वोट करेंगे। अब वो करेंगे या नहीं करेंगे काम के आधार पर वो एक अलग मसला है, लेकिन हाँ ये कंपल्सन है। लेकिन राज्यसभा के ऊपर कोई नहीं है। राज्यसभा के मेंबरों की अगर आपसे पूछी जाए कि भाई उनका जो है उनका जो टेन्योर है वो कितना है, तो वो 6 साल है। लेकिन अगर पूछा जाए कि राज्यसभा का टेन्योर क्या है, तो राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं होता, राज्यसभा डिसॉल्व ही नहीं होती है। लेकिन लोकसभा को हर 5 साल में डिसॉल्व करके जो है भेजना पड़ता है। ठीक है ना। और उसके बाद जो है राज्यसभा के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स को हर 6 साल के लिए मतलब कि आपका जो है चुने जाते हैं उनके मेंबर्स, और हर 2 साल में जो है 1/3 जो पॉपुलेशन है उसको क्या कर दिया जाता है, रिटायर कर दिया जाता है। वो कैसे हुआ होगा कैसे नहीं हुआ होगा मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, बट इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि आपका जो है दैट इज अच्छा, उसका राज्यसभा के मेंबर जो है इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, और इनडायरेक्टली चुने जाते हैं कैसे, आपके वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस। याद होगा आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने प्रेसिडेंट के केस में बताया था, सेम कहानी यहाँ पर भी है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक बार ध्यान समझेंगे कि कैसे राज्यसभा के अंदर जो है चुनाव कैसे होता है। राज्यसभा के अंदर चुनाव के बारे में आपको प्रोसीजर में एक बार बताता हूँ। राज्यसभा का इलेक्शन क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कैसे हुआ होगा स्टार्ट। देखो बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको पहले बता दिया, राज्यसभा जो है वो कभी डिसॉल्व नहीं होती। राज्यसभा क्या है, डिसॉल्व नहीं होती, मतलब कि ये कभी खत्म नहीं होगी, ये लगातार चलती रहेगी। लेकिन लोकसभा जो है वो 5 साल में डिसॉल्व हो जाती है और दोबारा जाते हैं लोगों के पास और वोट मांग के लेके आती है। वोट मिला तो दोबारा आएंगे, नहीं मिला तो घर पे। ठीक है, लेकिन राज्यसभा का ऐसा हिसाब नहीं है, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती। लेकिन हाँ ये बोले कि राज्यसभा के मेंबर्स का जो टेन्योर है क्या उनका होता है, बिल्कुल होता है जी, उनका 6 साल होता है, उनका 6 साल होता है। और जितने भी राज्यसभा के मेंबर उनमें से क्या होता है कि 1/3 जो है 1/3 राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स जो है हर 2 साल में क्या कहते हैं आपके जो है रोटेट होके रिटायर हो जाते हैं, मतलब हट जाते हैं। रोटेट हो गया आपके क्या गए, हट जाते हैं सारे के सारे। अब कैसे हटे होंगे एक बार मैं आपको आइडिया लगवाता हूँ, कैसे शुरुआत कैसे हुई होगी इसकी, राज्यसभा के अंदर स्टार्टिंग कैसे की होगी, ये थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा तो थोड़ा समझ में आएगा।
ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जब 1952 में पहली बार जब राज्यसभा का फॉर्मेशन हुआ होगा, तो राज्यसभा के अंदर जो टोटल सीटें हैं, राज्यसभा के अंदर जो टोटल सीटें हैं उसमें सिर्फ हमने 1/3 को पहले फुलफिल किया होगा। ठीक है जी, हमने पहले 1/3 की अपॉइंटमेंट करवाई होगी, 1/3 राज्यों को हमने कहा होगा कि भाई अपने अपने यहाँ से राज्यसभा के मेंबर्स को नॉमिनेट करके भेजो। उन्होंने नॉमिनेट करके भेजा, 1/3 जो है राज्यसभा के अंदर आए, बाकी 2/3 खाली है, 52 में खाली हुआ। फिर उसके बाद 1954 के अंदर क्या हुआ, 1954 के अंदर हमने 1/3 को और जो है भरवा लिया। हमने 1/3 राज्यों को और कहा कि सर आप भी अपने राज्यसभा के सांसद जो है भेजो नॉमिनेट करके, उन्होंने ही भेजा। उसके बाद जो है हमने क्या किया, 1956 के अंदर हमने दोबारा जो है आपका जो बचा हुआ 1/3 था, हमने इसके लिए 1/3 राज्यों को हमने कहा कि सर अब आप लोग अपने राज्यसभा के मेंबर्स को नॉमिनेट करो। ऐसे करके देखो राज्यसभा पूरी भर गई, सारे के सारे राज्यसभा के सांसद बैठ गए अंदर। अब 56 में क्या होगा सर, 54 56, और 56 में क्या होगा, 56 के बाद जो 1958 आएगा, 1958 में क्या होगा कि हमें इस 1/3 को रिटायर करना होगा। कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये 52 में ही आए थे, इनका 6 साल पूरा हो चुका है, 6 years कंप्लीट। उसके बाद 1960 के अंदर जो है ये वाले 1/3 जो इनको रिटायर करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते, 6 years कंप्लीट। 54 में आए थे, 60 में जा रहे हैं। उसके बाद जो है आपका 1/3 जो है यहाँ पर हमें 1962 में इनको जो है क्या करना पड़ेगा, रिटायर करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं सर, कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये लोग कब आए थे, 56 में, 56 से यहाँ पे 6 साल कंप्लीट। समझ रहे हैं आप इस प्रोसीजर को। राज्यसभा के अंदर 1/3 मेंबर कैसे हर 2 साल पर रिटायर होते हैं, और 1/3 मेंबर्स कौन से निकाले जाते हैं, जिनके 6 साल कंप्लीट हो चुके होते हैं। दिस इज व्हाट द प्रोसीजर राज्यसभा इज मेंटेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये है राज्यसभा के बारे में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। उसके बाद हम बात करते हैं कि राज्यसभा या लोकसभा, मैंने लोकसभा का भी आपको बता दिया, 25 साल उम्र होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और आपका प्लेस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। राज्यसभा के अंदर क्या है, आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 30 साल की उम्र होनी चाहिए, 35 तो नहीं बोल दिया था यार, अरे यार 35 तो नहीं बोल दिया था, गलती से अगर मैंने 35 बोल दिया होगा तो प्लीज़ करेक्ट कर लेंगे इसको, ठीक है ना। वो मैंने एक्चुअली फ्लो में बोल दिया, मैं प्रेसिडेंट के सपनों में था आजकल, ठीक है। वो दरअसल अभी प्रेसिडेंट का चुनाव चल रहा है ना, तो थोड़ा दिमाग में यही सब चीज़ें चल रही है। तो 30 ईयर्स एज है आपका राज्यसभा के मेंबर्स की, और 25 ईयर्स ऑफ एज जो है वो आपका किसका है, दैट इज लोकसभा के मेंबर्स की एज है, ध्यान रखेंगे इसके अंदर। अरे यार मुझे लग रहा है मैंने 35 ही बोला है आपको, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे 25 ईयर्स की एज है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दिया है, मैंने आपको लोकसभा राज्यसभा का फॉर्मेशन बता दिया, उसके पीछे का लॉजिक बता दिया, कब से क्या स्टार्ट हुआ वो भी सब कुछ बता दिया, क्या क्या बोलते हैं मैंने वो भी बता दिया। अब डिस्क्वालिफिकेशन देखते हैं कि भाई इसके अंदर जो मेंबर्स है, क्वालिफिकेशन बता दिया, डिस्क्वालिफिकेशन समझेंगे कि कैसे होती है।